नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य अध्ययन मंत्र। इसके पहले हम लोग साहित्यिक ग्रंथों को देख चुके हैं। साहित्य इतिहास में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग आज काल विभाजन और नामकरण को देखने वाले। तो स्वागत है आप सभी का। तो कैसे आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई करते रहिए। परीक्षा बहुत पास है, रुकना नहीं है, लगे रहना है, पूरे जोश के साथ मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। और साहित्यिक इतिहास ग्रंथों की शुरुआत हुई है गार्सद तासी और शिव सिंह सेंगर से। इस बात को हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद लिखित ग्रंथ में काल विभाजन और नामकरण देखने को नहीं मिला है। ठीक है, ग्रियर्सन के ग्रंथ में ही सर्वप्रथम काल विभाजन का और नामकरण का प्रयास किया गया था, लेकिन यह नामकरण सुव्यवस्थित नहीं होने के कारण इसे मान्य नहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों, यदि एग्जाम्स में किसी साहित्यकार का नाम देकर के यदि विभाजन नहीं पूछा गया है तो जो सर्वमान्य मत है उसी पर हमें जाना होगा। साहित्यकार का नाम दे करके जो काल विभाजन पूछा है तो फिर हमें उसी के अनुसार अपना विकल्प। इसीलिए आज हम लोग सभी साहित्यकारों के काल विभाजन देखने वाले हैं। ठीक है, ये गार्सद तासी से इतिहास लेखन की शुरुआत हुई है, लेकिन नामकरण की और काल विभाजन की जो परंपरा है वो ग्रियर्सन के ग्रंथ से मानी जाती है। तो हम लोग यही लिखते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साहित्य लेखन की शुरुआत गार्सद तासी और शिव सिंह सेंगर से मानी जाती है। शुरुआत जो है गार्सद तासी और शिव सिंह सेंगर से मानी जाती है। इन्होंने अपने साहित्यिक ग्रंथों में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। जो काल विभाजन और नामकरण के जो प्रयास है वो ग्रियर्सन के ग्रंथ से माने जाते हैं। साथ साथ लिखते चलेंगे। सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्यिक ग्रंथ को 11 खंडों में विभाजित करके बताया है। ठीक है, नामकरण और काल विभाजन करते हैं तो हम 3 आधारों में करते हैं। ऐतिहासिक आधार पर करते हैं, साहित्यिक आधार पर, साहित्यकारों के आधार पर करते हैं। ठीक है, अब देखिए साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर हम लोग साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर जैसे वीरगाथा काल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, ठीक है, इसके काल हो गया, आधुनिक काल हो गया, इस तरीके से हम लोग उसका विभाजन करते हैं। इसके बाद तो देखते हैं दोस्तों काल विभाजन और नामकरण के आधार। ठीक है, इसमें हम लोग पहला देखते हैं ऐतिहासिक आधार पर। ऐतिहासिक आधार पर देखेंगे। उसके बाद देखिए ऐतिहासिक आधार में वीरगाथा काल कहा गया, जिसे वीरगाथा काल कहते हैं, मध्यकाल कहा गया, ठीक है, आधुनिक काल कहा गया, वैसे ही हम लोग देखते हैं साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर। साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर क्या रहा है, जैसे ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के आधार पर
आदिकाल, सॉरी यहाँ पर आदिकाल आएगा, मैंने गलती से यहाँ पर वीरगाथा काल लिख दिया था। ठीक है दोस्तों, वीरगाथा काल साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर आएगा। जिस समय सीमा में वीर रस से परिपूर्ण ग्रंथ अधिक मिले हैं उसे वीरगाथा काल कहा गया। यहाँ पर सभी लोगों ने, यहाँ सभी इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं और अपने नामकरण किए हैं। वीरगाथा काल कहा गया, यहाँ पर भक्ति काल कहा गया। जिस समय सीमा में भक्ति से परिपूर्ण अधिक रचनाएं लिखी गई थी उसे भक्ति काल कह दिया गया। जिसके बाद देखते हैं, जैसे रीतिकाल हो गया, रीति ग्रंथों की रचना अधिक होने के कारण यहाँ रीतिकाल नाम दे दिया गया। ठीक है, वैसे ही हम लोग देखते हैं साहित्यकारों के आधार पर, किसी महान साहित्यकार जिसने साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, ऐसे साहित्यकार के नाम पर देखते हैं भारतेंदु काल। आधुनिक काल का जो प्रारंभिक कालखंड है उसे भारतेंदु काल कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। आप लोग आधुनिक युग के द्वितीय कालखंड को द्विवेदी काल कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से साहित्यकारों के आधार पर नामकरण हुआ है। यहाँ तक समझ में आया? आज हम लोग यहाँ पर सीधे मिश्र बंधुओं पर चलते हैं कि मिश्र बंधुओं ने अपना काल विभाजन कैसे किया। यहाँ तक समझ में आया तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सीधे मिश्र बंधुओं पर चलने वाले हैं। हेडिंग डालेंगे मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। दोस्तों, मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ला और रामकुमार वर्मा, इन तीनों ने अपने इतिहास ग्रंथ को संवत में लिखा। बंधुओं रामचंद्र शुक्ला और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन तीनों के ग्रंथों को हमें संवत में पढ़ना। यहाँ अलग से मैं लिख देती हूँ आपको। मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ला और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ग्रंथों को हम लोग पढ़ेंगे। इन तीनों ने अपने ग्रंथों को लिखा है, तीनों ने अपने ग्रंथों को लिखा संवत में। इसके बाद जितने भी ग्रंथ बचते हैं सभी लिखे गए हैं ईस्वी में। इसके अतिरिक्त भी इतिहास ग्रंथ इसी में लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए मिश्र बंधुओं का काल विभाजन जब हम पढ़ेंगे, मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है 700 विक्रम संवत से। उप विभाजन को प्रारंभ करने वाले भी मिश्र बंधु ही थे। ठीक है, जैसे इन्होंने आदिकाल को कहा है आरंभिक काल। आरंभिक काल को इन्होंने दो भागों में बांटा है, जैसे पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। वैसे ही मध्यकाल को दो भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। रीतिकाल को कहा है अलंकृत काल और अलंकार, इसे बांटा है दो भागों में, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत। इसके बाद इन्होंने आधुनिक काल को भी बांटा है दो भागों में, परिवर्तन काल कहा है और वर्तमान काल। ठीक है, बोर्ड पे चलते हैं। सबसे पहले सभी का सन संवत में आएगा, इस चीज को याद रखेंगे। आएगा, देखिए 700 विक्रम संवत से शुरुआत और 1343 विक्रम संवत तक। ठीक है, अब इस समय सीमा को इन्होंने माना है, एक सेकंड, 1343 से 1444, ये है प्रारंभिक काल। ठीक है, प्रारंभिक काल की समय सीमा देखी जाए तो 700 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत है, लेकिन इसका दो भागों में विभाजन कर दिया है आरंभिक काल का। ठीक है, अब इसे हम लोग कह देंगे पूर्व आरंभिक काल और 1343 से 1444 तक हम कह देंगे उत्तर आरंभिक काल। आरंभिक काल, ठीक है, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, इनमें बहुत कंफ्यूजन हो जाए दोस्तों। देखिए आरंभिक काल तो कहा है मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को, लेकिन आदिकाल को ही प्रारंभिक काल कहा है गणपति चंद्र गुप्त ने, इसलिए बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इसे क्लियर करके रखिए और इसे अच्छे से यहाँ आगे 1445 ईस्वी से 45 से 1560 विक्रम संवत में आता है। इसे हम लोग मध्यकाल कहेंगे
इस समय सीमा को कह देते हैं पूर्व मध्यकाल। ठीक है, अब 1500, 1680 ये विक्रम संवत में चल रही है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसे कह देंगे उत्तर मध्यकाल, इसे कह देंगे उत्तर मध्य काल। ठीक है, अब इस 1681 से इसे नाम दिया है पूर्व अलंकृत काल। ठीक है, 1791 से 1800 इसे कह दिया है उत्तर अलंकृत काल। है 89 से 90 तक ये अज्ञात। इसके बाद 1890 से 25 तक मानते हैं ये परिवर्तन काल। ठीक है, 1925 से अब तक मानते हैं वर्तमान काल। यहां तक हुआ। विक्रम संवत में सभी के आगे संवत लगा, सभी संवत में लिखा हुआ है, आप इसके आगे संवत लगा लेना। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसी पूर्व मिश्र बंधु जिसे आरंभिक काल कह रहे हैं, आरंभिक काल, मध्यकाल, अलंकृत काल और परिवर्तन काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल नामकरण किया है। ठीक है, वहीं पर आरंभिक काल को अन्य इतिहास ग्रंथ कुछ और नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे आचार्य शुक्ल इसे वीरगाथा काल दे देते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे आदिकाल नाम दे देते हैं। ठीक है, इसी को हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे हम लोग यहाँ शुक्ल जी का देख लेते हैं साइट में, शुक्ल जी का अभी हम फिर से पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि जैसे यहाँ पर शुक्ल जी का लिखा है मैंने, जिसको ये आरंभिक काल कहते हैं, उसे शुक्ल जी क्या कह रहे हैं इस समय सीमा में? वीरगाथा काल कह रहे हैं। ठीक है, मध्यकाल ये जिसे कह रहे हैं शुक्ल जी से क्या कहते हैं? शुक्ल जी इस काल को कह रहे हैं भक्ति काल। ठीक है, अब जैसे ये अलंकृत काल कह रहे हैं, शुक्ल जी से क्या कह रहे हैं? रीति काल। ठीक है, इसके बाद परिवर्तन काल जिसे कह रहे हैं शुक्ल जी इसे गद्य काल कह रहे हैं, गद्य काल नाम दे देते हैं, गद्य काल नाम दे देते हैं। ठीक है, गद्य काल का आविर्भाव आधुनिक काल की बहुत बड़ी घटना है, ऐसा कहते हैं शुक्ल जी। ठीक है, इसी के साइड पे हम हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी लिख लेते हैं। इसे अभी हम लोग विस्तृत भी पढ़ेंगे। सिर्फ अभी आप ये देख लीजिए कि इन लोगों ने इनके विचारों में कहाँ भिन्नता देखने को मिल रही है। जिसे वीरगाथा काल कह रहे हैं शुक्ल जी, और जिसे आरंभिक काल कह रहे हैं मिश्र बंधु जी, उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं आदिकाल। ठीक है, शुक्ल जी भी इसे स्वीकार करते हैं। ठीक है, भक्ति काल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसे कह रहे हैं मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल कह रहे हैं। ठीक है, वैसे ही रीतिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं उत्तर मध्यकाल। ठीक है दोस्तों, यहां से आपको एक तुलनात्मक दृष्टि मिलती है कि इस तरीके से पढ़ने में कंफ्यूजन की स्थिति कम बनती है। ठीक है, इसके बाद और चीजें आपको जल्दी से समझ में आने लगती है। इसके बाद गद्य काल को क्या कह रहे हैं? आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल कह रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी के विभाजन को भी शुक्ल जी कहीं न कहीं स्वीकार करते हैं, इसीलिए उन्होंने दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाते हुए दोनों नामों को अपने पुस्तक में रखा है। ठीक है, यहाँ तक देख लिया हमने। इसके बाद हम लोग अगले ग्रंथ को देखेंगे। इसे समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन हमने देख लिया है। शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हमने तुलना भी कर दी है इनके नामकरण। सभी इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन सर्वमान्य जो मत है उसे भी हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। यदि एग्जाम्स में इस तरीके का प्रश्न बनता है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार आरंभिक काल की समय सीमा क्या मानी गई है, तब तो आपको आरंभिक काल मिश्र बंधुओं के अनुसार ही चुनना पड़ेगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं आकर यदि सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि आरंभिक काल या फिर आदिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है, या फिर
साहित्य इतिहास का प्रथम खंड जो है उसे कब से प्रारंभ माना जाता है, ठीक है, कब से प्रारंभ माना जाता है, तब हमें जो सर्वमान्य मत है उसी के अनुसार अपना विकल्प चयन करना होगा। यदि इतिहासकार का नाम आ जाता है तो फिर हमें उसके अनुसार अपना विकल्प चयन करना पड़ेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, एग्जाम्स में बहुत कंफ्यूजन होता है और इसी कंफ्यूजन इसे बार बार दोहराने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और यदि ऐसे तुलना करके पढ़ेंगे ना हम लोग, सभी को एक साथ रख करके देख लिया जाएगा ना एक बार कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या क्या, इन्होंने क्या कहा, इनका इनका काल विभाजन क्या है, इनका क्या है, इनका क्या है। जब इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं ना तो यहाँ पर जो हमारा जो सभी चीजें हमारी स्पष्ट रहती है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है, इसके बाद हम लोग अगले साहित्यकार का विभाजन पढ़ेंगे। अभी हम लोग शुक्ल जी का विभाजन पढ़ने, ये बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है कि बाकी चीजें भी लिख पाएंगे, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, संवत में रखिएगा। शुक्ल जी के ग्रंथ, शुक्ल जी का विभाजन भी देख लेते हैं आज, इसके बाद कल बाकी ग्रंथों को देख लेंगे, बाकी समय रहा तो बाकी ग्रंथों को भी देख लेंगे। आचार्य शुक्ल का विभाजन देखते हैं, चलती नहीं है। आचार्य शुक्ल ने भी अपने ग्रंथ को संवत में लिखा है। देखिए इन्होंने अपने ग्रंथ की 1050 से, देखिए 1050 से 1375 यहां से शुरुआत मानी है, ठीक है। अब देखिए यदि संवत में ना पूछ करके यदि इसी में पूछा जाए तब हमको क्या करना है, 950 में से हमें क्या कर देना है, 57 को यहाँ पे माइनस कर देना है और इसके बाद क्या बचकर आता है, इसके बाद आता है 993 ईस्वी, ठीक है। तो देखिए शुक्ल जी के अनुसार इन्होंने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए यदि ऑप्शन में 1375 ये विक्रम संवत में है, लेकिन यदि ये नहीं हुआ तो इसे हम लोग इसमें बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 57 और जब 57 माइनस करेंगे तो इसकी समय सीमा आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें पहले संवत में हम लोगों को याद रख लेना है, इसके बाद हमें हमारे विवेक से इसे देख लेना है। इस आ रही हूँ यहाँ से, इसे मैं यहाँ से हटाती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसे 1050 से 13 वीरगाथा काल, आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने इसे ही आरंभिक काल कहा है। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1375 से, विक्रम संवत में है 1375 से 1700 तक किसकी समय सीमा मानी गई है, भक्ति काल की। भक्ति काल के साथ साथ इन्होंने इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो नामकरण है ना दोस्तों, उसे भी इन्होंने स्वीकार किया था, इसलिए इनका दोहरा नामकरण की पद्धति इनके ग्रंथ में देखने को मिलती है। यही इन्होंने इसे नाम दिया है आदिकाल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1700 से 1900 तक की समय सीमा, इसको इन्होंने क्या नाम दिया है, इसको इन्होंने नाम दिया है रीति काल। रीति काल को ही कह देते हैं रीति काल को ही कह देते हैं उत्तर मध्य काल। इसके बाद 1900 से जो अब तक का है, यहां लिख लेंगे अब तक, इसे इन्होंने गद्य काल भी कहा है और आधुनिक काल भी कहा है। गद्य काल, देखिए दोस्तों गद्य काल कहने का कारण यही रहा है कि इनका मानना है कि गद्य की शुरुआत जो है गद्य की शुरुआत है वो आधुनिक काल की सबसे बड़ी घटना है, इनका ऐसा मानना है। इसीलिए शुक्ल जी इसे गद्य काल नाम देते हैं, इसके साथ ही इसे आधुनिक काल भी कह देते हैं। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। को भी पढ़ लेते हैं।
आचार्य शुक्ल का हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ग्रंथों को भी देख लेते हैं आज ही। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने ग्रंथ की शुरुआत, आदिकाल की शुरुआत मानी है 10वीं सदी से। देखिए दोस्तों, सन 1000 से 1400 तक की 1400 तक हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो ग्रंथ है वो हमें ईस्वी में देखने को मिलता है। ठीक है, आचार्य शुक्ल के ग्रंथ हमें विक्रम संवत में देखने को मिलता है। ठीक है, अब सन 1000 से 1400 तक की समय सीमा को इन्होंने नाम दिया है आदिकाल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सन 1400 से 1700 तक की समय सीमा को कहते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को ही शुक्ल जी भक्ति काल कह देते हैं। इन सभी बिंदुओं को आपको ध्यान में रखकर चलना है। इसके आगे देखते हैं 1700 से 1900 तक का जो समय सीमा है इसे ये कह देते हैं उत्तर मध्य काल। सभी बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। कैसे भी करके इन्हें याद कर लीजिए, चाहे कोई ट्रिक बना लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इन्हें याद रखिए। बस याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1900 से अब तक की जो इसे कहते हैं आधुनिक काल। परंपरावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए इन्होंने अपना काल विभाजन किया है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम बाकी का अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। आप लोग लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, परीक्षाएं बहुत पास में है, आप लोगों को रुकना नहीं है, पूरे जोश के साथ आप लोग लगे रहिए। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार।